नमस्कार। आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सबको में। हम लोग NIOS की माध्यमिक कक्षा यानी हाई स्कूल का डेटा एंट्री ऑपरेशंस विषय पढ़ रहे हैं। इस विषय के अंतर्गत हम जो लोग आजकल देख रहे हैं चीज़ें, ठीक है ना, उससे संबंधित अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। अब पहले हम केवल मैसेज के द्वारा ही जवाब देते थे, अब शाम को 6 बजे से 7 बजे के बीच आप लोग हमसे कॉल करके भी अगर कोई परेशानी है आपकी, कुछ आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। शाम को 6 से 7 बजे व्हाट्सएप कॉल आप हमको कर सकते हैं। ये हमारा इंस्टाग्राम आईडी है, इस पर भी हम आप हमसे मैसेज के थ्रू जुड़ सकते हैं। तो हम अभी जो पाठ पढ़ रहे हैं वो है पाठ 6, जिसमें कि हम स्प्रेडशीट के मूलभूत तथ्यों के बारे में जान रहे हैं। स्प्रेडशीट में हम बेसिकली जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है उसका उपयोग कर रहे हैं, वो सॉफ्टवेयर हम यूज़ कर रहे हैं। अभी तक हम इस जो चैप्टर है इसके 2 भाग पहले पढ़ चुके हैं, इसका तीसरा और आखिरी भाग हम आज पढ़ेंगे। बेसिकली मैं आपको बताऊं तो हमने जो अभी तक पढ़ा था, जो पिछले वीडियोस में पढ़ा था, हमने सेल और रेंज का चयन करना पड़ा था। एक सेल आपको पता है क्या होता है, रेंज क्या होती है ये भी मैंने आपको बताया था। फिर वर्कशीट में आप कैसे इधर से उधर जाते हैं, कैसे भ्रमण करते हैं वो भी हमने देखा था। फिर डेटा की एंट्री कैसे होती है, डेटा कितने टाइप का हो सकता है, ठीक है ना, वो टेक्स्ट भी हो सकता है, वो नंबर्स भी हो सकते हैं, वो डेट भी हो सकती है। फिर हमने सेल संदर्भ के बारे में पढ़ा था कि सेल का रेफरेंस हम कैसे देते हैं। फिर वर्कशीट में डेटा हम कैसे खोजेंगे और उसे कैसे चेंज करेंगे, उसे प्रतिस्थापित करेंगे। फिर रॉ और कॉलम का आकार बदलना, ये सारी चीज़ें हमने जानी थी पिछले वीडियोस में। तो बेसिकली जो ये हम चीज़ें पढ़ रहे हैं ये आपके प्रैक्टिकल में आपको बहुत काम आने वाली है। तो उसको आप जो आपके प्रयोगात्मक जो परीक्षा होगी उसके लिहाज से भी इसको पढ़िएगा, क्योंकि वहाँ पे ये चीज़ें आपको काम आएंगी। वहाँ पर आपको हो सकता है, मुझे पता नहीं क्या होता है, लेकिन हो सकता है कि वो लोग आपसे कंप्यूटर पर प्रोग्राम करवाएं, मतलब एक्सेल में आपको जाएं, कहीं की एक शीट बनाओ, उसके अंदर डेटा एंट्री करो, उसके अंदर अपना नाम डालो, क्लास के रोल नंबर डालो, ठीक है, कुछ भी दे सकते हैं। ऐसी कोई भी आपको एक टेबल बनाने को दी जा सकती है। तो अगर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो रिटन एग्ज़ाम में शायद आपको इसमें से ज़्यादा चीज़ें ना आएँ, 1-2 नंबर के कुछ सवाल आ जाएं, लेकिन आपके प्रैक्टिकल में ये चीज़ें बहुत काम आएंगी। तो उसको आपको प्रैक्टिकल के नज़रिए से सीखना ज़रूरी है। और मैं एक बात आपको और बता दूं कि आपकी जो थ्योरी है वो केवल 40 नंबर की है, आपका 60 नंबर का प्रैक्टिकल होता है, ठीक है ना। अगर आप 60 नंबर के प्रैक्टिकल में अगर आप 40-50 नंबर ले आते हैं तो आप आराम से पास हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि इसमें आपको टोटल 100 नंबर में से जितने नंबर आएंगे वो मार्किंग हो जाती है। इसमें अलग अलग आपको पास होना ज़रूरी नहीं होता है। थ्योरी में अलग अलग पास, जैसे बाद में इंटर में आपको ज़रूरी होता है कि थ्योरी में आप अलग पास हों और प्रैक्टिकल में भी पास हो। यहाँ क्या है, यहाँ पे आप अगर टोटलिटी में पास हैं तो आप पास हैं, ठीक है ना। तो इसलिए प्रैक्टिकल पे आप बहुत ध्यान दीजिएगा। तो प्रैक्टिकल के लिहाज से भी ये चीज़ जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये आपके काफ़ी काम आने वाली है। तो जो हमने पीछे बात की थी, तो अब इसके अंदर हम सभी सेलों को और कॉपी और मूव करने के लिए बात कर रहे थे। तो कुछ चीज़ें हमने पहले देख ली थी। आज हम देखेंगे कि कॉपी किए गए जो खाली सेल आप कॉपी करते हैं, जिनके अंदर कोई डेटा नहीं होता है, वो दूसरी जगह पर अगर आप कॉपी पेस्ट कर रहे हैं उसको ले जाके, तो वहाँ पर वो डेटा को हटा ना दें। तो उसको अगर आपको रोकना है, जो डेटा वहाँ पहले से उस सेल में मौजूद है उसको वैसे का वैसा ही इंटैक्ट रखें और खाली सेल को आप कॉपी कर दें, ठीक है ना। तो उस चीज़ को रोकने के लिए आप कैसे कर सकते हैं, फिर आप सेल की सामग्री को, मतलब सेल के अंदर जो कंटेंट है, जैसे एक सेल है उसके अंदर मान लीजिए 1 2 3 4 लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो इसके सिर्फ कंटेंट को अगर आप कॉपी करना चाहें, सेल को ना कॉपी करना चाहें, तो वो कैसे कर सकते हैं, उसकी सामग्री को आप कैसे कॉपी या कट कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। फिर केवल अगर सेल के मानों यानी कि वैल्यूज़ को या सेल के फॉर्मेट को या फॉर्मूलों को अगर आपको कॉपी करना हो तो वो कैसे करेंगे वो भी हम देखेंगे। फिर इसके बाद हम सेपरेटली देखेंगे कि फ्रीज पेन्स क्या होते हैं, ठीक है ना, वो हम अलग से देखेंगे। पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि हम अगर सेल्स को कॉपी करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, जैसे इनको अगर हम कॉपी करें और यहाँ ले जाके इसको इंसर्ट करना चाहें, ठीक है ना, तो अगर हम इंसर्ट करें इनको तो ये पूछता है कि आपको अगर आप इन जब सेल्स को यहाँ पे चिपकाएंगे, यहाँ पर लाएंगे, तो पहले से जो डेटा यहाँ मौजूद है उसका क्या होगा, ठीक है ना। वो राइट में आप उसको भेजना चाहते हैं या नीचे डाउन में भेजना चाहते हैं। मान लीजिए हम अगर राइट में लिखते हैं तो आप देखेंगे ये जो चीज़ थी यहाँ पर कॉपी हो गई और जो पहले से एग्जिस्टिंग थी वो आगे बढ़ गई, ठीक है ना। तो ऐसा सारे सेल्स के साथ हुआ, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कोई सेल अगर खाली होगा तब भी वो आगे उसको शिफ्ट कर देगा, वो जगह घेर लेगा।
लेकिन एक्सेल में एक तरीका ऐसा भी है जिसमें कि आप क्या कर सकते हैं, आप जो रिक्त सेल हैं, जो खाली सेल हैं, उनकी जगह पर जो डेटा है उसको कहीं पर भी आपको प्रतिस्थापित नहीं करना है। अगर आपको रोकना है उस चीज़ को तो उसकी सुविधा भी आपको एक्सेल देता है। जैसे मैंने ये एक सेल लिए, कुछ सेल लिए हैं मैंने, ये टोटल 12 सेल हैं। इनमें आपने जो मैंने येलो कलर में कर रखा है वो सब क्या हैं, वो सारे के सारे ऐसे सेल हैं जो कि खाली है। ठीक है, तो मैंने इसको कॉपी किया यहाँ से। कॉपी करने की कमांड सेम है, आप चाहें तो यहाँ से कॉपी कर लीजिए और आप चाहें तो कंट्रोल-C से कॉपी कर लीजिए। मैंने मान लीजिए यहाँ से कॉपी कर लिया। अब मुझे मान लीजिए यहाँ पर इसको पेस्ट करना है, ठीक है ना। तो पेस्ट करने के लिए मैं क्या करूँगा, अब मैं जो पेस्ट वाली जगह है इस पर क्लिक करूँगा और पेस्ट स्पेशल कमांड होती है जिसमें कि अगर आपको कुछ ऐसी इंस्ट्रक्शंस देनी हो, जैसे इसमें स्किप ब्लैंक लिखा हुआ है, जो खाली जगह है उसको ये स्किप कर देगा। तो मैं जैसे इसको क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे कि वो जो डेटा प्रतिस्थापित किया गया, डेटा यहाँ से हटाया गया है, उस डेटा में जो ये जहाँ पर ये पीला पीला आप देख रहे हैं, ये जो जगह है उसको हमने उसके डेटा को नहीं छेड़ा है। बाकी डेटा ऐसे ये वेस्ट ईस्ट है, सेंट्रल का वो वेस्ट ईस्ट हो गया है, ठीक है ना। तो ये मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ, यहाँ सेंट्रल लिखा हुआ था, इसकी जगह वेस्ट ईस्ट हो गया था, जो मैंने यहाँ से कॉपी किया है, ठीक है ना। अब मैं दोबारा से आपको दिखाता हूँ एक बार इसको पेस्ट करके। इसके ऊपर पहले एक सेल आप सेलेक्ट कर लीजिए जहाँ आपको पेस्ट करना है, पेस्ट स्पेशल करिए, स्किप ब्लैंक्स और इसको पेस्ट कर दीजिए, ठीक है ना। अगर मान लीजिए मैं इसको ना करके सीधे सीधे पेस्ट कर रहा होता, ठीक है ना, तो क्या करता, मैं सीधे इसको लेता यहाँ पर और इसको क्या करता, सीधे पेस्ट कर देता, ठीक है, वैल्यूज पेस्ट कर देता। तो आप देख रहे हैं वो जो येलो वाली थी वो चीज़ भी वैसे के वैसे आ गई और वहाँ का जो डेटा वो उड़ गया, ठीक है ना। तो मतलब डेटा प्रतिस्थापित हो गया। तो एक्सेल में ये सुविधा है कि खाली जो सेल हैं उनको प्रतिस्थापित करने से आप रोक सकते हैं। दूसरा टॉपिक आता है, क्या टॉपिक आता है दूसरा, सेल की सामग्री को मूव या कॉपी करना, ठीक है ना। तो सेल की सामग्री को मूव या कॉपी करने के लिए आप क्या करते हैं, आप जैसे इस डेटा को मान लीजिए मुझे कॉपी करना है यहाँ से और दूसरी जगह पे ले जाना है, ठीक है। तो कट करना है या कॉपी करना है। मूव करने का मतलब होता है कट करना और कॉपी करने का मतलब होता है कि वो यहाँ पर भी रहेगा और दूसरी जगह भी चला जाएगा। तो उस पर आप क्या करेंगे, इसको डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करेंगे तो ये आपका यहाँ पर दिखाई देने लग जाएगा, ठीक है ना। या तो आप इसको डबल क्लिक करिए या फिर डबल क्लिक करके आप इसको ऐसे सेलेक्ट करिए और यहाँ से कॉपी कीजिए और दूसरी जगह ले जाके पेस्ट कर दीजिए, ठीक है ना। ऐसा कर सकते हैं। तो इसमें आपका सिर्फ डेटा कॉपी होगा, वो सेल वो कॉपी नहीं होगा। एक सिंपल अगर आप इसको कॉपी कर लेंगे पूरे के पूरे को, तो ये जो इसकी बाउंड्री है वो भी ले जाएगा साथ में, ठीक है ना। अगर आपको सिर्फ डेटा ले जाना है, सिर्फ डेटा को अगर कॉपी करना है तो आपको क्या करना है, डबल क्लिक करिए, डेटा को सेलेक्ट करिए और यहाँ से कॉपी कर लीजिए, ठीक है। ये चीज़ सब पर लागू होती है, सेल में भी लागू होती है, फॉर्मूला बार में भी लागू होती है। जैसे ये फॉर्मूला बार ऊपर दी गई होती है, इस पर भी आपको क्या करना है, डबल क्लिक करिए, ये अपने आप पूरा फॉर्मूला आपको दिखा देगा। इसको कॉपी कर लीजिए और जहाँ आपको दूसरी जगह ले जाना है वहाँ पर उसको ले जाकर पेस्ट कर दीजिए, ठीक है ना। तो वहाँ पर ये फॉर्मूला पेस्ट हो जाएगा, सेम वही एज इट इज, ठीक है ना। वही फॉर्मूला उस जगह पर भी पेस्ट हो गया। तो इस तरीके से आप फॉर्मूले का भी कर सकते हैं और आप कीबोर्ड का उपयोग करके भी आप जो डबल क्लिक वाली बात है वो कर सकते हैं। उसके लिए आपको F2 फंक्शन दबाना होता है। आपके में अगर F2 फंक्शन होगा, F2 फंक्शन ऊपर रहता है फंक्शन कीज़ में, आप F2 दबाएंगे तो अपने आप ये एक्टिवेट हो जाएगा सेल, ठीक है ना। आप उसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो ये हमने दूसरी बात पढ़ी कि सेल की सामग्री को मूव या कॉपी कैसे करते हैं, ठीक है। अब हम अगर तीसरी बात पे आए, जो तीसरा जो टॉपिक है वो है केवल सेल के मानों यानी कि वैल्यूज़ या सेल की फॉर्मेट या फॉर्मूलों को कॉपी करना, ठीक है ना। तो अगर आपको सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज़ कॉपी करनी है, वहाँ से केवल वैल्यूज़ उठानी है, जैसे मेरे को ये फार्मूला लगा हुआ है यहाँ पे, अगर मैं इसको कहीं से ले आता हूँ दूसरी जगह तो ये पूरे का पूरा फार्मूला दूसरी जगह शिफ्ट हो जाता है। अब मैं चाहता हूँ केवल जो ये वैल्यू है 0.127901 0.127901, ये अगर मैं कॉपी करना चाहता हूँ तो मैं इसको कॉपी करूँगा सिंपली। आप चाहे यहाँ से कॉपी कर सकते हैं, वहाँ से भी कॉपी कर सकते हैं और जहाँ ले जाना है वहाँ पर इसको पेस्ट में जाके पेस्ट स्पेशल करूँगा और यहाँ से वैल्यूज़ ओनली करूँगा, ठीक है ना। वैल्यूज़, केवल वैल्यूज़ यहाँ से मैं लूँगा तो ये केवल वैल्यूज़ को कॉपी कर देगा। आप देखिए बिल्कुल वही मान यहाँ पर आ गया है, ठीक है ना। अगर फॉर्मूले को लगे लगे आप ले जाओगे तो फॉर्मूला दूसरी जगह पे जाके दूसरे सेल का फॉर्मूला हो जाएगा। मतलब क्या है कहने का, जैसे यहाँ पर ये फॉर्मूला है, ये है P10, जो P10 नाम का जो सेल है
उसमें आप O10 जोड़ रहे हैं और फिर उसको भाग कर रहे हैं Q10 से, Q10 से उसको भाग दे रहे हैं। तो अगर मैं इस फॉर्मूले को नीचे कॉपी कर लूँ और वहाँ पेस्ट कर दूँ तो ये क्या हो जाएगा, ये अपने आप जो सेल हैं उनको P11 कर लेगा, O11 कर लेगा और Q11 कर लेगा। P10, O10, Q11 से P11, Q11 और O11 हो गया है, ठीक है ना। ये मतलब ये पूरे का पूरा फॉर्मूला एज इट इज नीचे चला जाएगा, दूसरे वाली सेल्स पर लागू हो जाएगा। तो अगर आपको केवल फॉर्मूला लेना है, ठीक है ना, तो उसका भी आप काम कर सकते हैं, केवल वही फॉर्मूला अगर आपको लेना है, ठीक है ना। तो अगर आपको केवल फॉर्मूले को आप फॉर्मूले को भी पेस्ट कर सकते हैं इस तरीके से, और सेल की वैल्यूज को भी। ये जो सेल का मान है, जैसे इसका मान क्या है 0.27901, अगर मैं इसको सिर्फ मान को कॉपी करना चाह रहा हूँ तो कैसे कर रहा हूँ, कॉपी का बटन दबा रहा हूँ, पेस्ट स्पेशल पे जा रहा हूँ, ठीक है ना, और दूसरी जगह जिस सेल पे कॉपी करना है उसको क्लिक कर रहा हूँ, पेस्ट स्पेशल पे जाके जो वैल्यूज के हिसाब से लिखना है, पेस्ट वैल्यूज, केवल वैल्यूज पेस्ट करनी है तो मैं वहाँ पर पेस्ट कर सकता हूँ, ठीक है ना। तो ऐसा करने के लिए बहुत इजी है, ठीक है। और अगर आपको इसको लेना है, केवल फॉर्मूला को लेना है, तो आप कॉपी करिए, पेस्ट पे जाइए, ठीक है ना, जहाँ आपको पेस्ट करना है वहाँ रखिए और पेस्ट पे जाके पेस्ट स्पेशल में जाके केवल फॉर्मूला, पेस्ट फॉर्मूला करेंगे तो फॉर्मूला अपने आप वहाँ पर पेस्ट हो जाएगा। कहीं पर भी ले जा सकते हो आप इस तरीके से, ठीक है। मुझे लगता है आपको क्लियर हो गया होगा। तीसरे पॉइंट है ये। इसके बाद बात आती है ड्रैग और ड्रॉप की। तो अगर पास में ही कोई डेटा आपको ले जाना है एक जगह से दूसरी जगह, तो आप उसको ड्रैग कर सकते हैं, ठीक है ना। इसको आप यहाँ से खींचिए, इसको ड्रैग करना कहते हैं, और कहीं पर भी ले जाके उसको छोड़ दीजिए, उसको ड्रॉप करना कहते हैं, ठीक है ना। ड्रैग एंड ड्रॉप से आप इस वैल्यू को यहाँ से लेके यहाँ पे आ गए, मैं वापस इसको इसकी जगह पे छोड़ आता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ से लेके मैं इसको फिर वापस इसकी जगह पे छोड़ आया, तो इसको बोलते हैं ड्रैग और ड्रॉप। ये कब काम आता है, जब आपको डेटा बहुत पास में ले जाना हो, ठीक है ना। पास का मतलब है जो पास में कोई सेल हो, जैसे यहाँ पर ले जाना हो, ठीक है ना, यहाँ पर ले जाना हो, नीचे ऊपर बहुत ज़्यादा दूर ले जाएंगे तो वहाँ पर ये विधि काम में नहीं आएगी, थोड़ी मुश्किल हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपने देख लिया ड्रैग और ड्रॉप क्या होता है। फ्रीज पेन्स क्या होते हैं। फ्रीज पेन्स, अगर आपके पास एक बहुत बड़ी वर्कशीट है, बहुत बड़ी टेबल है जिसमें कॉलम और रो के अलग शीर्षक हैं, तो वे स्क्रॉल करने पर गायब हो जाएंगे, ठीक है ना। अगर आप नीचे जाएंगे डेटा को लेके तो वो गायब हो जाएंगे, जैसे मैं आपको भी दिखाऊंगा। तो फ्रीज पेन की सुविधा का उपयोग करके आप हेडिंग्स को हमेशा देख सकते हैं, उनको फ्रीज कर सकते हैं। फ्रीज का मतलब समझते होंगे जम जाना, तो एक जगह पे वो जम जाएंगी, ठीक है ना, चाहे वो रो हो चाहे वो कॉलम। तो मैं आपको भी दिखाऊंगा कि आप कैसे जो रो है उसको फ्रीज कर सकते हैं। अब फ्रीज पेन्स में क्या होता है, फ्रीज पेन्स में मान लीजिए आपके पास एक बहुत बड़ी टेबल है, ठीक है ना। ये टेबल है जो कि बहुत लंबी है, जिसमें कई सारे आपकी रोज हैं, मान लीजिए इसमें से 64 रो हैं। तो जब आप नीचे 64वीं रो पे आ गए हैं तो आपको पता नहीं कि ऊपर ये कंटेंट क्या है, इसकी हेडिंग क्या है, ये क्या चीज़, ये जो आंकड़ा है पहले सेल का A64 का, ये क्या दिखा रहा है, B64 क्या दिखा रहा है, C64 क्या दिखा रहा है, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपकी ये जो हेडिंग है, आप ये चाहेंगे कि ये आप जहाँ भी नीचे डेटा को देखने जाएं वहाँ पर ये हेडिंग आपको दिखाई दे। तो इसको स्थायी करने के लिए, इसको एक फ्रीज करने के लिए इसको फ्रीज कर देते हैं आप फ्रीज पेन्स की सहायता से। तो फ्रीज पेन की जो कमांड होती है वो व्यू वाले टैब पर आपको मिलेगी। व्यू वाले टैब पे आप जाइए, वहाँ विंडो के अंदर आपको जो विंडो सब कमांड है उसके अंदर आप जाएंगे तो फ्रीज पेन्स करके आएगा। आप यहाँ पे जाके कह सकते हैं फ्रीज टॉप रो, तो सबसे ऊपर की जो रो है वो आपकी फ्रीज हो जाएगी। बिल्कुल मैंने इसको दबाया, अब ये फ्रीज हो गई है, ठीक है ना। अब मैं आराम से आपको दिखाता हूँ, मैं अभी 64 वाले पे दोबारा वापस जाता हूँ। देखिए अब आपको पता चल रहा है कि जो C64 क्या है वो ऑर्डर डेट है, सेंट्रल क्या है उसका रीजन है, एंड्रयू उसका रिप्रेजेंटेटिव है, और बाइंडर ये आइटम है। यूनिट उसकी 28 है, यूनिट कॉस्ट 4.99 है, टोटल कॉस्ट 139.72 है, ठीक है। तो इस प्रकार से फ्रीज पेन से आप क्या कर सकते हो, जो आपकी हेडिंग है टेबल की उसको फ्रीज कर सकते हो। अब हम बात करेंगे पेज ब्रेक की। तो पेज ब्रेक का काम क्या होता है, पेज ब्रेक का काम होता है कि पेज के अंदर आपको कहाँ से कहाँ तक आपको प्रिंट में उस चीज़ को काम में लेना है, ठीक है ना। कहाँ से कहाँ तक का एरिया है जो आपको अपने पेज में प्रिंट में लेके आना है, तो आप पेज को ब्रेक दे देते हैं, ठीक है ना। मान लीजिए आप केवल अपने पहले पेज में केवल 10 लाइनें लाना चाहते हैं, ठीक है, तो आप 10 लाइनों पे जाकर अगर पेज ब्रेक दे देंगे तो वो पेज ब्रेक हो जाएगा और वहीं उतना ही आपका प्रिंट में आएगी चीज़, ठीक है। पेज ब्रेक के केस में क्या होता है, जब आप प्रिंट कर रहे होते हैं तो जब
आप चाहते हैं कि आप कुछ जो कंटेंट है, जैसे मान लीजिए आप चाहते हैं कि 19 नंबर तक की जो रो है वो एक पेज पे आए, या मान लीजिए 20 नंबर तक की जो रो है वो एक पेज पे आए, तो आप इस पूरे एरिया के बाद एक नया पेज शुरू कर सकते हो, ठीक है ना। 20 के बाद एक नया पेज शुरू कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? आप पेज ब्रेक से कर सकते हो। वो कहाँ मिलेगा आपको पेज ब्रेक का फंक्शन? पेज लेआउट पे आप जाइए। पेज लेआउट में जब आप जाएंगे तो एक पेज जो सेटअप है, ठीक है ना, एक तो ये दिखाई देगा आपको, स्केल टू फिट दिखाई देगा, ठीक है ना। तो इन सब में से आपको चुनना है जो पेज ब्रेक की बात है, ठीक है। तो ब्रेक की बात यहाँ लिखी हुई आ रही है, ठीक है। तो इसको आप पेज ब्रेक को जाइए, इंसर्ट पेज ब्रेक कर दीजिए। तो अब मैं जैसे 20 नंबर पे जाके इंसर्ट पेज ब्रेक कर दूंगा, तो ये अपने आप जो है पेज यहाँ तक जो 19 नंबर है वहाँ तक इसने पेज ब्रेक कर दिया है। इसको मैं चेक कर सकता हूँ। आप प्रिंट पे जाइए, ठीक है ना। प्रिंट पे जाके आप प्रिंट प्रीव्यू इसका देख सकते हैं कि कैसा आएगा। देखिए केवल जो 20 तक का डेटा है, 19 जिसमें कि 22 अक्टूबर 2019 तक का डेटा आ रहा है, ठीक है ना। 22 अक्टूबर 2019 यानी कि ये वाली जो रो है यहाँ तक जो है हमने पेज ब्रेक दे दिया है, ठीक है ना। इंसर्ट पेज ब्रेक से पेज ब्रेक आ गया है। अब मैं अगर रिमूव पेज ब्रेक करूँगा तो यहाँ से पेज ब्रेक खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। अब पेज ब्रेक हट गया है। अगर मैं जाऊँ और प्रिंट पे देखूँ, ठीक है ना, तो अब ये पेज ब्रेक नहीं दिखाएगा, ठीक है ना। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? पेज ब्रेक को ख़त्म करने के लिए आपको उसको पूरे को सेलेक्ट करना पड़ेगा, पूरे पेज को, ठीक है ना। और जाके जो पेज ब्रेक है वो रीसेट ऑल पेज ब्रेक्स आप कर देंगे, तो जो पेज ब्रेक है वो रीसेट हो जाएगा। अब आपको जो पेज है वो पूरा दिखाई देगा प्रिंट में, ठीक है ना। जैसा आप पूरा देख पा रहे हो, पहले भी मैंने किया था तो वो गलत हो गया था, तो आपको पूरा सेलेक्ट करना पड़ेगा, उसके बाद आपको पेज ब्रेक करना पड़ेगा, ठीक है ना। आपको बताना है कि आपको कहाँ तक का पेज में ब्रेक चाहिए, कहाँ के बाद आपको प्रिंट लेना है अलग अलग। तो इस प्रकार से पेज ब्रेक आपकी मदद करता है पेज को प्रिंट करने में, ठीक है ना, सही तरीके से प्रिंट करने में। अगली बात आती है पेज सेटअप क्या होता है। पेज सेटअप से मतलब है कि पेज का ओरिएंटेशन कैसा रखना है, उसको लैंडस्केप रखना है, ऐसे लंबाई में रखना है, या उसको चौड़ाई में रखना है, इस टाइप का रखना है। तो कैसा कैसा पेज सेटअप है, कैसे उसके मार्जिन्स रखने हैं, आपको डेटा जो है आपका उसको कितने कितने सीमा में उसको अंदर बंद रखना है, ठीक है ना, मार्जिन कैसे सेट करने हैं। तो इस प्रकार की चीज़ें आपको पेज सेटअप में देखने को मिलेगी, जो मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। आप सेल में विभिन्न प्रकार के डेटा को एंटर कर पाएंगे, जैसे संख्याएं हैं, ठीक है ना, पार्ट, टेक्स्ट, दिनांक, समय, ठीक है ना, ये सब तो कर ही पाते हैं। पेज सेटअप में क्या होता है वो आप देखिए। जैसे हमने बात की थी वर्ड में पेज सेटअप की, वैसे ही उसी तरीके से पेज सेटअप की बात हम एक्सेल में भी करते हैं। पेज सेटअप के अंतर्गत आप लोग कहाँ आपको पेज सेटअप मिलेगा, तो आप जा सकते हैं फाइल के अंदर, ठीक है ना, जहाँ पे कि आपको पेज सेटअप मिलता है। वो वर्जन में मिलता था, यहाँ मुझे नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पेज लेआउट पे आपको पेज सेटअप मिल जाएगा। पेज लेआउट के अंतर्गत आप सबसे पहले जो पेज सेटअप है लिखा हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा, तो पेज सेटअप के अंदर आप जाएंगे तो आप क्या कर सकते हैं, आप पेज का ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हैं, उसको लैंडस्केप भी ले सकते हैं, उसको पोर्ट्रेट भी ले सकते हैं। दोनों में से किसी भी मोड पर आप पेज सेटअप कर सकते हैं। जैसे अगर मैं पोर्ट्रेट मोड पे लेता हूं और अगर मैं जाके प्रिंट का प्रीव्यू देखता हूं एक बार, तो यहाँ पर इस प्रकार का दिखाता है। अगर मैं इसी ओरिएंटेशन को लैंडस्केप कर देता हूं तो आप देखेंगे जो पेज का सेटअप है उसका जो प्रिंट का सेटअप दिखाई देगा आपको, वो इस तरीके का दिखाई देगा, ठीक है ना। यहाँ लंबाई में जो इसकी चौड़ाई है वो बढ़ गई और लंबाई कम हो गई, इस तरीके का हो गया। अब जो नंबर ऑफ रोज हैं वो कम आ रही हैं, ठीक है ना। तो ये आपके डिपेंड करता है कि डेटा किस प्रकार का है, उस प्रकार की आप ओरिएंटेशन रख सकते हैं, ठीक है। तो आप अपने आप वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको पोर्ट्रेट रखते हैं या लैंडस्केप रखते हैं। दूसरी बात आती है मार्जिन की, तो इसमें आप मार्जिन भी सेट कर सकते हैं। मार्जिन का मतलब होता है कि जब प्रिंट आप कर रहे हैं तो पेज पे आपको ऊपर नीचे कितनी जगह छोड़नी है, ऊपर नीचे दाएं बाएं आपको कितनी जगह छोड़नी है, ठीक है ना। तो वो आप नैरो भी कर सकते हैं, बहुत कम जगह छोड़ेंगे तो नैरो हो जाएगा, और ठीक ठाक जगह छोड़ेंगे तो नॉर्मल होगा। और अगर बहुत ज़्यादा जगह छोड़नी है आपको, हो सकता है आपको किसी ऐसी जगह फाइल को पेजों को बाइंड कराना हो कि बहुत ज़्यादा चीज़ें दब जाएं उसके अंदर बाइंडिंग में, तो उसके लिए आप वाइड वाला भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये डिपेंड करता है आपके मर्जी पर। यहाँ से आप पेज सेटअप पर जाके आप अपना मार्जिन आप चुन सकते हो, ठीक है।
जो भी, और चाहो तो आप उसको कस्टमाइज भी कर सकते हो, आपकी मर्जी का। अगर मार्जिन आपको लेना है, टॉप में कितने सेंटीमीटर रखना है, बॉटम में कितने रखना है, लेफ्ट में कितना रखना है, कितने इंच रखना है, ठीक है ना, ये सब कुछ आप अपने हिसाब से कर सकते हो, ठीक है ना। इसके बाद एक पॉइंट और है इसके अंदर, वो चीज़ है हेडर और फुटर डालना, ठीक है। तो वर्कशीट में आप चाहो जैसे हम वर्ड में डालते थे, उसी प्रकार से आप एक्सेल में भी हेडर और फुटर डाल सकते हो। हेडर का मतलब होता है कि पेज के टॉप पर कुछ एक चीज़ हर पेज पर लिखी हुई आती है, और फुटर का मतलब होता है पेज के लास्ट में, जैसे पेज नंबर हो गया, ठीक है ना, या फिर हो सकता है आपकी कंपनी का एड्रेस। वो चीज़ अगर आप डालना चाहते हो तो वो चीज़ भी हेडर और फुटर इसमें भी उसी तरीके से डाल सकते हो जैसे हम MS वर्ड में डालते थे। इसमें आपको इंसर्ट में जाना है। इंसर्ट के बाद आपको इसके अंदर जो हेडर और फुटर वाली बात है, वो टेक्स्ट ग्रुप में इसके अंदर आपको मिल जाती है। वहाँ से आप हेडर और फुटर इसके अंदर डाल सकते हो, ठीक है। अगली बात आती है प्रिंट प्रीव्यू की। तो प्रिंट प्रीव्यू का मतलब होता है कोई भी जो प्रिंट होने वाला सामान है, जो प्रिंट होने वाला सामग्री है, उसको देखना, उसको पहले ही देख लेना, उसको प्रीव्यू कर लेना, पहले से ही देख लोगे आप तो उसको उसको बोलते हैं प्रिंट प्रीव्यू। तो बेसिकली जो मैं एक्सेल यूज़ कर रहा हूँ उसमें आपको दिखाऊंगा कि किस प्रकार से आप प्रिंट को प्रीव्यू कर सकते हैं। उसको छपने से पहले ही आप देख सकते हैं कि कागज़ पे क्या छपने वाला है। अगली हेडिंग आती है प्रिंट प्रीव्यू की। अब जो प्रिंट प्रीव्यू है उस पर बात करने से पहले मैं आपको एक बार फिर वो याद दिला दूं कि मैंने जो आपको अभी बताया था कि हेडर फुटर कैसे जोड़ते हैं। तो आप इंसर्ट पे जाएंगे, टेक्स्ट पे जाएंगे और यहाँ से हेडर और फुटर जोड़ सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ से आप जो हेडर आपको डालना है वो डाल, ठीक है। मान लीजिए मैं ASDF डाल देता हूँ, ठीक है, ये आपका हेडर बन गया, ठीक है। और फुटर में अगर आपको कुछ डालना है तो फुटर में भी आप डाल सकते हैं, ठीक है ना। उसी प्रकार से जैसे हेडर में डाला है उसी प्रकार से आप फुटर में भी चीज़ों को डाल सकते हैं, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ प्रिंट प्रीव्यू की। तो प्रिंट प्रीव्यू जैसा इसमें अगर जैसा आपकी किताब में लिखा है कि पहले आप ऑफिस बटन पे जाएं, इसको क्लिक करें, मेन्यू में से प्रिंट का चयन करें, फिर प्रिंट प्रीव्यू पे क्लिक करें, वो चीज़ यहाँ पर नहीं होती है। जो मेरे पास वर्जन है उसमें आप सीधे प्रिंट पे जाएंगे तो ये आपको प्रिंट वाली स्क्रीन दिखा देगा, ठीक है ना। यहाँ देखिए हेडर ऊपर लिखा हुआ आ रहा है, और ये प्रिंट जो प्रिंट प्रीव्यू है ये अपने आप ही देता है। प्रीव्यू का मतलब होता है कि आप देख पाएं कि आपका जो प्रिंट आएगा वो किस प्रकार का दिखेगा, ठीक है ना, वो पेज कैसा दिखेगा। तो ये आप देख रहे हैं पहला पेज ऐसा दिखेगा और दूसरे पेज में इतनी रोज आएंगी। तो आप इसके हिसाब से एडजस्ट भी कर सकते हैं। आप यहाँ से जो मार्जिन्स हैं उसको ऊपर नीचे कर सकते हैं, स्केलिंग को कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि पूरे का पूरा जो मटेरियल है वो सिर्फ एक पेज पे आ जाए तो उसको आप क्लिक करेंगे तो देखिए इस पूरे का पूरा उसने छोटा करके एक ही पेज पे कर दिया। तो यहाँ से आप कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ से आपको प्रिंट प्रीव्यू साथ साथ दिखता जाता है। प्रिंट वाली कमांड पे आपको क्लिक करना है, अपने आप ये प्रिंट प्रीव्यू दिखा देता है। तो एज सच प्रिंट प्रीव्यू जैसी इसमें कोई और कमांड नहीं होती है अब, ठीक है ना। पहले होती थी, ठीक है ना, पहले वाले वर्जन में थी, जो मेरे पास वर्जन है उसमें नहीं, ठीक है। इसके बाद फिर हम देखेंगे कि प्रिंट आप कैसे करेंगे, ठीक है ना। कोई भी अगर प्रिंट की कमांड है तो वो आप कैसे देते हैं। अब अगला टॉपिक आता है कि प्रिंट कैसे करेंगे आप लोग। तो प्रिंट करने के लिए आपको क्या करना है, आपको फाइल पे जाना है और जो प्रिंट वाली कमांड मैंने आपको भी दिखाई थी उसको क्लिक करना है, और यहाँ से आपको प्रिंटर का नाम सेलेक्ट करना है कि कौन से प्रिंटर से आपको देना है। फैक्स करना है, HP का प्रिंटर यूज़ करना है, माइक्रोसॉफ्ट XPS डॉक्यूमेंट राइटर यूज़ करना है, वन यूज़ करना है। मैं मान लीजिए यहाँ पर सिर्फ PDF में इसको प्रिंट करना चाह रहा हूँ, उसकी PDF फाइल बनाना चाह रहा हूँ। तो मैं इसको कमांड प्रिंट कर दूंगा और ये अपने आप यहाँ से प्रिंट हो जाएगा। ये पूछेगा किस नाम से इसको आपको प्रिंट करना है, ठीक है ना। तो सैम्पल, मान लीजिए मैंने सैम्पल के नाम से इसको सेव किया है, प्रिंट किया है, तो ये प्रिंट कर रहा है। और अभी ये मेरी जो प्रिंटेड फाइल है वो मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे आ गई है, ठीक है ना, सैम्पल के नाम से आप देख पा रहे हो। तो ये इस तरीके का आपको एक प्रिंट दिखाई दे जाएगा, ठीक है ना। जो आप अगर कागज़ में इसको निकालोगे तो इसी तरीके का निकलेगा, ठीक है। तो ये जैसा आपकी किताब में दिखा रखा है, आपको फाइल में जाना है, ठीक है ना। फाइल में जाइए और प्रिंट वाले बटन पर क्लिक करिए और लास्ट में प्रिंट कमांड दे दीजिए। जब आपको ठीक लग रहा है आपको किस प्रकार का प्रिंट चाहिए, पहले सेटिंग कर लीजिए, उसके बाद जाके प्रिंटर सेलेक्ट कीजिए और सीधे प्रिंट दे दीजिए, ठीक है ना। आप यहाँ से प्रिंट कमांड में कॉपीज़ भी सिलेक्ट कर सकते हैं, कितनी कॉपीज़ आपको इसकी देनी है, ठीक है ना। आपको मार्जिन कैसा रखना है, आपको ओरिएंटेशन कैसा चाहिए वो भी यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको कागज़ के दोनों तरफ प्रिंट चाहिए तो वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से बहुत सारे ऑप्शंस आपको ये देता है। फिर
अब आपने बात कर ली, सारी चीज़ें आपने सीख ली। अब आपको फाइल को खोलना कैसे, जो आपने एक्सेल की फाइल बनाई है उसको आप कैसे खोलेंगे, खोलने के बाद उसको सेव कैसे करेंगे, अगर पहले से सेव है तो उसको अगर दूसरे नाम से सेव करना है तो वो कैसे करेंगे, सब जैसे एमएस वर्ड में आपने किया था सेम वही है, बहुत ज़्यादा डिफरेंट चीज़ें नहीं हैं। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड अच्छे से समझ गए हैं तो कुछ चीज़ें इसके अंदर डिफरेंट हैं, बाकी सब चीज़ें फाइल को खोलना, सेव करना, बंद करना, वो सारी चीज़ें वही है। क्लोज का एक बटन होता है, उसको प्रेस करेंगे आप, ठीक है ना, ऐसे क्रॉस लगा हुआ एक बटन होगा, उस पर आप माउस ले जाइए और उसको बंद करेंगे तो वो आपकी जो फाइल है वो बंद हो जाएगी। अब जो अगला टॉपिक आता है वो है फाइल को खोलना, सेव करना और बंद करना। तो एक्सेल फाइल को अगर आपको पहचानना हो तो आप देखेंगे उस पर एक्स बना हुआ आपको दिखाई देगा। तो जो फाइल में जिस पे काम कर रहा था वो ये थी, डेटा सेट इसका नाम है। इस फाइल को खोलना है तो मुझे सिंपली या तो मैं इसको लेफ्ट राइट क्लिक करूं, ठीक है ना, ऑप्शन आएंगे उसमें से ओपन वाला सेलेक्ट कर लूं, ठीक है ना, एक तो तरीका ये है। नहीं तो मैं सीधे सीधे उसको अगर डबल क्लिक करूंगा तो ये सीधे फाइल खुल जाएगी। जब खुलेगी तो इस प्रकार से लोड होती हुई आपको दिखाई देगी, ये फाइल खुल चुकी है, ठीक है। अब मान लीजिए मेरे को इसको सेव करना है, तो अगर फाइल पहले से सेव्ड नहीं है तो मैं अगर सेव करूंगा तो ये सेव हो जाएगी, ठीक है ना। अगर मेरे को उसको किसी और नाम से सेव करना है तो मैं सेव एस पे जा सकता हूँ। मुझे इसी पीसी में करना है, इसको एड्रेस देना पड़ेगा, फाइल कहाँ रखनी है। मैं इसको मान लीजिए डेस्कटॉप पे ही सेव करना चाहता हूँ, मान लीजिए डेटा सेट नाम था, डेटा सेट, मैं इसका नाम डेटा सेट 1 कर देता हूँ, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से सेव हो गई, ठीक है ना। और जब आपने फाइल खोलना सीख लिया, आपने फाइल सेव करना सीख लिया, जब आपका काम खत्म हो गया, फाइल आप बंद करना चाहते हैं तो बंद करने के लिए सिंपल है, या तो फाइल पे जाके आप क्लोज बटन पे बटन दबा दीजिए, या फिर अगर यहाँ पे आप नहीं जाना चाहते हैं तो ऊपर एक क्रॉस बना हुआ आता है, ठीक है ना, इस पर क्लोज लिख, जैसे आप इसके ऊपर कर्सर ले जाएंगे तो क्लोज लिखा हुआ आने लगेगा, या फिर इसको दबा दीजिए। तो दोनों तरीके हैं, या तो आप वहाँ से फाइल को क्लोज कर दीजिए, फाइल पे जाइए, ठीक है ना, और यहाँ से क्लोज कर दीजिए जो लिखा हुआ है बटन क्लोज का, या फिर बाहरी इस पर क्लोज कर दीजिए, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ से क्लोज कर देता हूँ, फाइल बंद हो गई, ठीक है। अब बात आएगी वर्कबुक संरक्षण की। तो वर्कबुक संरक्षण का मतलब है कि आपको अपनी फाइल को पासवर्ड की सहायता से प्रोटेक्ट करना। आपको पासवर्ड लगाना आता होगा, आपने अपने मोबाइल में भी कई बार पासवर्ड लगाया होगा, तो वही पासवर्ड आप एक्सेल वाली फाइल में कैसे लगाएंगे, ठीक है ना, वो चीज़ हम इसमें सीखेंगे। तो फाइल को संरक्षित करने का जो तरीका है, फाइल को आप सेव कैसे, मतलब सेफ कैसे रखेंगे, उसको सेफ रखने के लिए आप उसमें पासवर्ड सेट कर सकते हैं। तो पासवर्ड सेट करने का तरीका बिल्कुल जैसा हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के केस में किया था वही इसके अंदर भी हमको करना पड़ता है। आप जाइए, आप फाइल पे जाइए, एस पे चाहिए, सेव एस पे जाके आपको कहाँ फाइल सेव करनी है, डेस्कटॉप पे या फिर कहीं और, उस पर आप जाइए और डेटा सेट और पासवर्ड इसके अंदर मैं नाम लिख देता हूँ इसका, ठीक है ना, क्योंकि इसके अंदर मैं पासवर्ड लगा रहा हूँ। फिर टूल्स पे जाइए और यहाँ जनरल ऑप्शंस आपके पास आएंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए पासवर्ड टू ओपन, मान लीजिए मैंने पासवर्ड टू ओपन लिख दिया, और पासवर्ड टू मॉडिफाई। तो पासवर्ड टू ओपन और पासवर्ड टू मॉडिफाई का मतलब क्या है, पासवर्ड टू ओपन तो है जब आपको फाइल खोलनी होगी, फाइल तभी खुलेगी जब उसके अंदर आप पासवर्ड दे देंगे, और पासवर्ड मॉडिफाई का मतलब है कि अगर आपको फाइल में कुछ चेंजेस करने हैं तो भी आपको पासवर्ड वो मांगेगा फाइल, ठीक है ना। तो आप दोनों अगर ऑप्शन चाहिए तो दोनों में लिख दीजिए और फिर उसको ओके दबा दीजिए, ठीक है ना। तो ये पासवर्ड एक बार फिर आपसे मांगेगा कि आपने जो पासवर्ड दिया था उसके बारे में पूछेगा, और फिर एक बार ये मॉडिफाई वाले पासवर्ड को भी पूछेगा। जब ये दोनों इसको सही लगेंगे, एक जैसे दिए हैं, तो ये इसको सेव कर देगा, ठीक है। तो अब मैं जैसे इस फाइल को बंद करके, जो हमने फाइल नई खोली बनाई है डेटा सेट पासवर्ड, उसको अगर मैं क्लिक करूंगा तो इसको खोलने से पहले माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल मुझसे क्या मांगेगा, मुझसे पासवर्ड मांगेगा, बिल्कुल सही आपने कहा है। अगर मैं इसके अंदर सही पासवर्ड डाल दूंगा तब ये फाइल को आगे खोलने देगा। फिर ये कहेगा कि अगर आपको रीड ओनली खोलनी है तो मैं ऐसी खोल देता है, अगर आप चाहते हो कि इसको मॉडिफाई करो, आप मॉडिफाई करना अगर चाहते हो, अगर रीड ओनली करनी तो आप इसको दबाओगे तो रीड ओनली में खुल जाएगी, लेकिन वो तब आपको कोई चेंजेस नहीं करने देगा उसके अंदर, ठीक है ना, क्योंकि वो सिर्फ रीड ओनली होगी, आप उसको पढ़ पाओगे। अगर चेंजेस भी करने हैं तो आप मॉडिफाई वाला पासवर्ड भी इसके अंदर डाल दीजिए और इसको खोल लीजिए। अब आप इसके अंदर कोई भी चेंजेस कर सकते हो, ठीक है ना, ये आपको मना नहीं करेगा, ठीक है। तो आपको अपनी फाइल को सेव करने के लिए, ठीक है ना, उसको मॉडिफाई कोई दूसरा ना कर पाए उसके लिए, उसको अगर सुरक्षित रखना है, संरक्षित करना है, तो आप इस तरीके का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है।
तो आज हमने जो ये वर्कशीट वाला जो स्प्रेडशीट वाली जो चीज़ है वो पूरी समाप्त कर ली है। ये हमारा नंबर है जो मैंने आपको पहले भी बताया था। आप लोगों से एक बार फिर वही अनुरोध रहेगा कि आप लोग अपने जानने वाले ऐसे लोग जो किसी भी हिंदी माध्यम के बोर्ड से पढ़ रहे हों, उनके साथ हमारे वीडियोस को और हमारे चैनल को जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। थैंक यू।